हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस देखने वाले हैं दैट इज़ फॉर 29 अप्रैल 2021। सो लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको चैनल का नाम बता दूँ। द चैनल इज़ एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस। ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस आई वाज नॉट एबल टू टेक क्लासेस पिछले कुछ टाइम से, बट लेट्स बिगिन अगेन। ठीक, सो सबसे पहले मैं बता दूँ, चाइना पुशेस डिफेंस टाइज विद बांग्लादेश श्रीलंका। अब चाइना बेसिक क्या करना चाह रहा है, अपने डिफेंस टाइज को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है बांग्लादेश एंड श्रीलंका के साथ में। सो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बिकॉज इंडिया के नेबर्स हैं तीनों ही कंट्रीज़। एंड अगर चाइना हमारी नेबर कंट्रीज़ के साथ में क्या करता है, अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की पोजीशन है वो लूज होने लगती है। तो चाइनाज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस विजिटिंग बांग्लादेश एंड श्रीलंका हैज़ कॉल्ड ऑन कंट्रीज इन द नेबरहुड टू रेसिस्ट पावर्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजन सेटिंग अप मिलिट्री अलायंसेज इन साउथ एशिया। तो सिंपल एक तरीके से कहीं ना कहीं अगर आप क्वाड ग्रुपिंग की बात करेंगे इंडिया की, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, तो इसमें क्या हो रहा है, इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ में मिलिट्री अलायंस कर रहा है, यानी इनके साथ में कहीं ना कहीं कुछ मिलिट्री एग्रीमेंट कर रहा है। ये अपने यहाँ पर आके बेसिस बना सकते हैं। इनकेस अंडमान पे अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पर भी हम लोग बेस डेवलप कर रहे हैं। तो अगर यूएस का कोई शिप आ रहा है तो वहाँ पर वो रुक सकता है ट्रांसशिपमेंट हब की तरह। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो चाइना हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ को ये बोलना चाह रहा है, यानी बांग्लादेश और श्रीलंका को, कि आप बाहर से आने वाले किसी भी मिलिट्री फोर्सेस को, किसी भी मिलिट्री अलायंस को साउथ एशिया पे सेटअप मत होने दीजिए। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडिया को ही टारगेट किया जा रहा है। नाउ China also convened a 6-country South Asia dialogue on COVID-19 and economic cooperation with the foreign ministers of Afghanistan, Bangladesh, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. See, India include नहीं है। तो चाइना ने क्या किया, 6 कंट्री के साथ में जो साउथ एशिया डायलॉग किया था कोविड-19 के ऊपर, जिसमें आपकी लगभग बहुत सारी नेबर कंट्रीज इंक्लूडेड थी, बट उसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। नाउ बांग्लादेश की बात करते हैं। चीफ डिफेंस मिनिस्टर कॉल्ड फॉर द 2 मिलिट्रीज टू इंक्रीज हाई लेवल विजिट्स, डीपन कॉपरेशन इन इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी। दोनों कंट्रीज यानी चाइना और बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो दोनों आपस में क्या करने वाले, अपने मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाएंगे, ऐसा कहना है चाइना के डिफेंस मिनिस्टर का। चाहे वो इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी की बात करिए, एक्सचेंज की बात करिए स्पेशलाइज फील्ड में, या फिर किसी और मिलिट्री फील्ड में रिलेशंस की बात करिए। सो ये दोनों स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया की पोजीशन को वीक करना, इंडिया के जो फ्रेंड एलाइज हैं, इंडिया के जो एलाई कंट्रीज हैं, उनको कहीं ना कहीं साउथ एशिया रीजन से बाहर रखना, ताकि चाइना अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड और ज़्यादा बना सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लिमिटेड शॉप्स मेक स्क्रैपेज पॉलिसी फॉर व्हीकल्स अनअट्रैक्टिव। अब क्योंकि लिमिटेड शॉपेज आपको मिल रहा है, तो इसीलिए जो स्क्रैपेज पॉलिसी आई है कि जो आपके इतने पुराने व्हीकल्स हो चुके हैं उनको आप स्क्रैप कर दोगे, वो थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव लग रहा है। मीन्स क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल रिसर्च, ठीक है, एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, ध्यान रखिएगा, लिमिटेड शॉप्स वुड मेक द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अनअट्रैक्टिव। तो इनके अकॉर्डिंग जो शॉप्स हैं उसका नंबर क्योंकि बहुत कम है, वो बहुत ही कम है बेसिकली, इसीलिए जो व्हीकल की स्क्रैपेज पॉलिसी है वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं हो पाएगी, उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। नो, द रिपोर्ट स्टेट्स दैट लिमिटेड इंसेंटिव्स एंड पुअर कॉस्ट इकोनॉमिक्स फॉर ट्रक्स इन द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी coupled with lack of addressable volumes for other segments are unlikely to driven freight transporters. सो बेसिक अब क्या हो रहा है, क्योंकि एक तो आपका इंसेंटिव भी कम है, ठीक, इकोनॉमिक्स का पुअर कॉस्ट है, ट्रक्स की बात कर सकते हैं, व्हीकल की जो स्क्रैपेज पॉलिसी है, और बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से जो भी ट्रांसपोर्टर्स है बहुत ही रेयर है कि वो अपने ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप करके नया व्हीकल खरीदेंगे। ठीक है, अब सोचिए आपको किसी चीज़ से परेशानी हो रही है तो आप उसको क्यों करेंगे, अगर उसमें आपको कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, कुछ उसमें आपको बेनिफिट हो रहा है, वो ईजी वे में हो जा रहा है, तब तो आप उस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों ला रही है, ताकि बिजनेस करने में आपको कुछ सहायता मिले। तो आप सोचोगे अरे वाह बड़ा इजी है बिजनेस स्टैब्लिश करना, लाओ मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, बट यहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है ना। पोटेंशियल बेनिफिट स्क्रैपिंग की बात करते हैं, 15 ईयर ओल्ड एंट्री लेवल स्मॉल कार विल बी 17,000 वेयर इट्स रीसेल वैल्यू इज अराउंड 95,000। अगर आप अभी देखेंगे तो पोटेंशियल बेनिफिट आपको मिल रहा है स्क्रैपिंग से, किसी 15 साल पुराने कार की बात करते हैं तो वो 70,000 है, जबकि उसकी
रीसेल वैल्यू 95,000 है तो आप 25,000 का घाटा क्यों सहोगे, है ना। सिंपल सी बात है, कोई नहीं सहेगा 25,000 का घाटा, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो इसीलिए ये इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है लोगों को ना। हाउएवर इट इज सेड दैट दो द स्केपेज वॉल्यूम ऑफ बसेस, पीवीज, टू व्हीलर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी लिमिटेड एज वेल, द पॉलिसीज इंपैक्ट ऑन न्यू कमर्शियल व्हीकल सेल्स वुड बी साइजेबल। अगर आप देखेंगे तो जो स्क्रैपेज वॉल्यूम आपको मिल रहा है बस का, पीवी का, दो व्हीलर का बात करिए, काफ़ी लिमिटेड है, बट जो नए कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके सेल्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। नाउ ये पॉलिसी आपके पर्टिकुलर जितने भी व्हीकल्स हैं उनको डी रजिस्टर करने की बात करती है। गाड़ी का जो नंबर होता है ना वो आपको तभी मिलता है जब आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक। सो गाड़ी को डी रजिस्टर कर दिया गया, यानी गाड़ी आपकी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही एक तरीके से। अगर इसकी बात करें, ये पॉलिसी डी रजिस्टर करने की बात करती है ऐसे व्हीकल्स के जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाते हैं एंड उनका रजिस्ट्रेशन जो है 15 से 20 साल बाद रिन्यू नहीं किया जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग स्क्रैपेज पॉलिसी, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके लिए इसमें से होमवर्क है, यू हैव टू लुक एट क्रिसिल। क्रिसिल क्या है, कब इस्टेब्लिश हुई, कैसे इस्टेब्लिश हुई, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। नाउ चाइना, बांग्लादेश, अब क्योंकि यहाँ पर है तो इंडिया की नेबर कंट्रीज़ को एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ है, कौन कौन से स्ट्रेट है, कौन कौन सा सीज है, once look after that, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट आते हैं, दैट इज सेंटर नोटिफाइज ए एक्ट गिविंग मोर पावर्स टू दिल्ली एलजी। अब सेंटर ने आपका एक एक्ट निकाल दिया है जिसके तहत आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को ज़्यादा पावर्स दे दी गई है, ठीक है। तो ये आपका आज का होमवर्क होने वाला है। क्या आपकी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक में, या आई वुड से क्या आपकी पॉलिटी में कहीं पर भी एलजी की पावर्स को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट में, एंड क्या ऐसे कुछ कंट्रास्टिंग पावर्स हैं जो एलजी की पावर दिल्ली की बात कर रहे हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर में कॉन्फ्लिक्ट लेके आते हैं ना, दोनों में झड़प हो जाती है कि भाई मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, इसीलिए कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशूड अ गैजेट नोटिफिकेशन। किसने, MOH ने आपका एक गैजेट नोटिफिकेशन बनाया है जहां पर प्रोविजंस दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2020 एंड ये आपका 27 अप्रैल से अफेक्ट में भी आ जाएगा, ठीक है। यानी आप अगर आज आप देख रहे हो तो 30 अप्रैल, तो यहाँ पर 27 अप्रैल से ये लागू हो चुका है। नाउ द एक्ट गिव्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली मोर पावर्स। ये एक्ट क्या करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली को ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है। नाउ वेयर वर वी, सो हम क्या देख रहे थे कि एलजी को ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पॉलिटी में जहाँ पर भी मेंशन है यू हैव टू बेसिकली रीड दैट, वो आपका होमवर्क होने वाला है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, ये जो एक्ट है ये आपके लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं दिल्ली को, उनको ज़्यादा पावर्स देता है एंड सिग्निफिकेंटली वाटर्स डाउन द पावर्स ऑफ बोथ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी जो भी आपकी चुनी हुई सरकार आ रही है एंड जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी जो पावर्स है उसको एलजी के थोड़ा सा नीचे कर देता है। नाउ द एक्ट विल क्लेरिफाई the expression government and address ambiguities in the legislative provisions to promote harmonious relationship within the legislature and the executive। तो यहाँ पर सिंपल आप अगर देखेंगे तो जो भी आपका गवर्नमेंट का एक्सप्रेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से अब नोटिफाई कर दिया गया। पहले बहुत एम्बिग्यूटीज थी, बेसिक बहुत ज़्यादा एक तरीके से नॉन क्लियरिटी थी कि आप एलजी की बात को मानेंगे या सीएम की बात को माने, बट अब इस पार्ट को थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दिया गया है। इस एक्ट में आपकी जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एलजी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल तौर से डिफाइन कर दिया गया है कि अगर आप देखेंगे कि जो भी गवर्नेंस है आपकी एनसीटी की वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके जजमेंट्स के रिगार्डिंग एंड पावर ऑफ डिवीजन के रिगार्डिंग क्या होगी, गवर्न की जाएगी। इट विल ऑल्सो सीक टू एंश्योर दैट एलजी इज नेसेसरली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज पावर्स इंटरेस्टेड टू हिम अंडर क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 2399A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये रहा आपका आर्टिकल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड इसी को आपको क्या करना है, पूरा का पूरा रीड करना है, प्लस थोड़ा सा आप दिल्ली के बारे में देख लीजिएगा, एनसीटी के गवर्नेंस के बारे में देख लीजिएगा, ठीक। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर दे दी गई है जो उनके आर्टिकल 239AA में वो एक्सरसाइज करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एंड यूके's मेट ऑफिस हैव टीम्ड अप टू बिल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। अभी क्या करेंगे, वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को देखने के लिए, ठीक। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एंड यूके का मेट ऑफिस दोनों साथ में मिलकर एक सॉफ्टवेयर सुपर कंप्यूटर डेवलप करने वाले हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेदर क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो कहाँ बिल्ड किया जाएगा, यूके में बिल्ड किया जाएगा। ये लगभग 2022 तक काम करने लग जाएगा। ये आपको एक्यूरेट वार्निंग, चेतावनी प्रोवाइड करेगा किसी भी सीवियर वेदर के रिगार्डिंग। एंड उसके बाद अगर आप एक्सट्रीम स्टॉर्म की बात करिए, फ्लड की, स्नो की बात करिए, तो आपको पहले से वार्न कर देगा ताकि आप क्या हो जाए, थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए। फरवरी 2020 में यूके गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया था लगभग $1.2 बिलियन, अगर आप देखेंगे
फ्रैंक एक तरीके से 12,400 करोड़ का, ताकि वो सुपर कंप्यूटर को डेवलप कर सके। एंड ये आपके दुनिया के जितने भी टॉप 25 सुपर कंप्यूटर्स है उसमें से एक होने वाला है। सो दिस इज रिगार्डिंग सुपर कंप्यूटर कौन कौन बना रहा है। ये क्या करेगा, आपके जो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस है उसको बढ़ा देगा, ठीक। लोकल स्टॉर्म के प्रति, हैवी रेन कहीं पर आने वाला है, फ्लडिंग होने वाली है। लोकल स्केल वेदर की बात करिए, बहुत हाई रेजोल्यूशन स्टिमुलेशंस के साथ में, यानी कहीं पर अगर इन तीनों में से कोई भी प्राकृतिक आपदा आ रही है तो पहले से आपको चेतावनी दे दी जाएगी ताकि आप प्रिपेयर हो जाए। बाकी सुपर कंप्यूटर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज फॉर एक्यूरेट वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्टिंग। ज़्यादातर जो आपके अगर वेदर या क्लाइमेट फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स को ही यूज़ किया जा रहा है। जापान के फुजित्सु लेबोरेटरीज की बात करते हैं, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर दैट इज़ फुगाकू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो यूज़ करते हैं टू डेवलप AI मॉडल, ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को डेवलप कर सके आपकी सुनामी फ्लडिंग को प्रेडिक्ट करने के लिए। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके जापान के फुजित्सु लेबोरेटरी में एस्टैब्लिश्ड फुगाकू सुपर कंप्यूटर के बारे में। नाउ हेल्वेटी की बात करते हैं। हेल्वेटी पैकर्ड एंटरप्राइज इज डेवलपिंग सुपर कंप्यूटर विच इज विल बी इंस्टॉल्ड एट NCER व्योमिंग सुपर कंप्यूटिंग सेंटर इन US टू हेल्प स्टडी फिनोमेना सच एज क्लाइमेट चेंज एंड सीवियर वेदर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे UK के सुपर कंप्यूटर को हटा दें तो US भी आपका एक सुपर कंप्यूटर डेवलप कर रहा है ताकि आप क्या कर सके, क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना को रीड कर सके एंड सीवियर जो आपका वेदर है उसके फिनोमेना को भी देख सके। सो दिस इज रिगार्डिंग सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट्स के बारे में। नाउ जॉइंट लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आपके हैं इन्होंने रिलीज किया है स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जॉइंट लॉजिस्टिक मोड पे। कहाँ पर, मुंबई में, किसके थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। सो नई दिल्ली से चीफ डिफेंस जो आपके स्टाफ है इन्होंने आपके स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जॉइंट लॉजिस्टिक मोड के लिए क्या कर दिया है, इनॉग्रेट किया है मुंबई में थ्रू कहाँ से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो दिल्ली से हुई थी। ये किस लिए है, ताकि आप जो ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन है, यानी जो आप तीनों सर्विसेज हैं उनका इंटीग्रेशन, तीनों के रिसोर्स को ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ कर सके, इसीलिए आपका ये जो फैसिलिटीज़ को लॉन्च किया गया। ये जो JLN है ये आपको इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक प्रोवाइड करेंगे ताकि आर्म फोर्सेस को कवर कर सके। किसी भी आर्म एम्यूनिशन की बात करिए, राशन की, फ्यूल की, जनरल स्टोर की, सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट हो गया, एविएशन क्लॉथिंग हो गया, किसी भी पार्ट में अगर आप अपने डिफेंस सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करनी तो उसके लिए आपका ये हेल्प करने वाला है। नाउ ये जो इनिशिएटिव है ये एडवांटेज प्रोवाइड करेगा आपके मैन पावर को सेव करने में, आपके जो रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करने में, इकोनोमाइज करने में, साथ ही साथ फाइनेंशियल सेविंग इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो JLNs आपके इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ लॉजिस्टिक इंटीग्रेशन। अगर आप तीनों सर्विसेज की बात करते हैं, ठीक है, आपके डिफेंस की तीनों सर्विसेज की बात करिए तो उन तीनों को लॉजिस्टिक के पार्ट में इंटीग्रेट करने के लिए पहला ये आपका इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो आपको एयरफोर्स में मिलेंगे, आर्मी में नहीं मिलेंगे, फिर नेवी में नहीं मिलेंगे। तीनों को कंबाइंड तरीके से यहाँ पर लाया जा रहा है। गवर्नमेंट आपका सैंक्शन लेटर देगा ताकि आप JLN को मुंबई में एस्टैब्लिश कर सके, गुवाहाटी में एंड पोर्ट ब्लेयर में। एंड ये अक्टूबर 12, 2020 को क्या हो चुका है, साइन हो चुका है। अब जो JLN आपको देखने को मिल रहा है गुवाहाटी में एंड ट्राई सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर में, ये आपके 1 जनवरी 2021 से ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं, यानी ये इन फंक्शन आ चुके हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग JLN के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट लॉजिस्टिक्स नोड के बारे में देखिए, एंड ये क्या करेगा, ट्राई सर्विस में कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स के पार्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। नाउ एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट निकालने वाला है। इन्होंने इंडिया की ग्रोथ का जो फोरकास्ट है वो 11% बढ़ा दिया, यानी 8% से बढ़ा के कितना कर दिया है, 11% तक कर दिया गया है। इवन एज इट वांट दैट फेलियर टू कंट्रोल द रिसर्जेंस ऑफ COVID-19 केसेस इंक्लूडिंग अप्रैल एक्सपोनेंशियल जंप पोजेस कंसिडरेबल डाउनसाइड। अब इन्होंने ये तो कह दिया है कि भारत का जो पहले एस्टिमेटेड था 8%, अब वो आपका 11% कर दिया गया। बट अगर अप्रैल में जिस तरीके से आपको ये चीज़ें सर्ज देखने को मिल रहा है, COVID-19 का जो एक हाई जंप मिला है, लीप मिली है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो नीचे भी आ जाएंगे। नाउ टारगेटेड कंटेनमेंट की बात करते हैं। इट इज़ असेसमेंट बेस्ड ऑन एंड मार्च डाटा, द ADB साइटेड दिस ईयर्स मोर टारगेटेड। अब ध्यान से देखिए, अभी तक जो डाटा निकाला है आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वो मार्च तक का है। केसेस उसके बाद बढ़े ना, होली के बाद सबने बहुत मिलन समारोह किया तो कोविड भी आपका बहुत मिल गया लोगों से, एंड उसके बाद आपको सर्च देखने को मिला है, ठीक। सो इसीलिए ये जो डाटा है थोड़ा सा फॉल तो करेगा ही करेगा।
11 जो है वो आपका मार्च तक का था, क्योंकि तब तक हम रिकवर कर रहे थे। देन उसके बाद आपको देखने को मिला है ना, यहाँ पर आपको कंटेनमेंट मेजर्स लेने हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में लार्ज स्केल नेशनल लॉकडाउन की बात कर सकते हैं। एंड सेड दिस वुड प्रूव लेस कॉस्टली टू द इकोनॉमी विच हैड सीन अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन रिसेंट ईयर्स। अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा नहीं कॉस्ट करेगा इकोनॉमी को, जो आपका रिबाउंड कर चुकी है पिछले कुछ महीनों में। एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पिछले साल के कंपैरिजन में जो बहुत ही बड़ी एक रिसेशन के रूप में आई थी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी सपोर्ट करेगा आपके रिवाइवल में, ऐसा आपकी रिपोर्ट कर रही है। एंड जो आपकी ग्रोथ है वो मॉडरेट टू 7% हो जाएगी 2022-2023 के लिए आफ्टर 11%, यानी इस साल आपको 11% का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। देन आपका जो पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे जो भी आपका प्रोजेक्शन है वो काम हो जाएगा। गवर्नमेंट केपेक्स की बात करते हैं, अकोमोडेटिव फाइनेंशियल पॉलिसीज की बात करते हैं। अलॉन्ग विद द वैक्सीन रोल आउट प्रोग्राम दिस ईयर वुड ऑल्सो हेल्प। अगर आप गवर्नमेंट की केपेक्स की बात करिए, फाइनेंशियल पॉलिसीज की एंड वैक्सीन की बात करिए, तो सरकार बहुत ही बड़े स्तर पर वैक्सीन का आपका पूरा का पूरा ये चला रहा है, अभियान चला रहा है, तो ये भी आपको हेल्प करने वाला है इस साल। ना दूसरी अगर बात करते हैं जो लेंडर है पर्टिकुलर, ठीक है, दिस ही इंडियाज एवरेज इन्फ्लेशन रेट स्लोइंग टू 5.2% दिस ईयर, यानी इस साल की बात करेंगे तो पिछले साल के फिस्कल के कंपैरिजन में 5.2% का आपको स्लोइंग रेट देखने को मिल रहा है, जो अगले साल माइट भी 4.8% आप रिवर्ट हो जाएगा, और 1920 के कंपैरिजन में 4.8% था आने वाले सक्सीडिंग 12 मंथ्स के लिए। इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो भी प्रोजेक्टेड किया गया है मॉडरेट, गुड हार्वेस्ट की वजह से, सप्लाई चेन रिकवरी की वजह से, डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन की वजह से, साथ ही साथ ग्लोबल फूड प्राइसेस राइज की वजह से। सो दीज आर द और सिंपल चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही हैं इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में, किस तरीके से, क्या रीजन से जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पहले तो बाउंस बैक हुई है, ठीक, उसके बाद अब थोड़ा सा चांसेस है कि हाँ रेट थोड़ा कम हो जाएगा ड्यू टू द सर्ज है। नाउ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान पुश फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस। अब सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की बात करते हैं। SCRI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग में हम न्यूज़ पढ़ चुके हैं, चाइना अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, तो इंडिया को भी ज़रूरी हो जाता है अपने इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा बढ़ाना। नाउ अब ये सप्लाई चेन जो रेजिलेंस इनिशिएटिव आप देख रहे हैं वो फॉर्मली लॉन्च बाय ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, तीनों जो कंट्रीज है तीनों के ट्रेड मिनिस्टर्स ने इसको लॉन्च किया है। 3 साइड्स पर्टिकुलर एग्री कर रहे हैं कि पैंडेमिक जो रिवील है सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज ग्लोबली एंड इन द रीजन। अब पर्टिकुलर पैंडेमिक की वजह से सबको पता लग गया है कि सप्लाई चेन अगर अफेक्ट हो सकती है एंड किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है, किस तरीके से हमको अफेक्ट कर सकती है, इसीलिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करना, थोड़ा सा और इसको एम्पावर करना पड़ेगा। Now, countries noted the important risk of management and continuity plans in order to avoid supply chain disruption. अब मान लीजिए चाइना में ही हुआ, ठीक है, या फिर किसी भी कंट्री में अगर कोई आउटब्रेक हो रहा है, वहाँ पर ही अगर आप डिपेंड कर रहे हो तो आपकी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। आपको जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा रेजिलेंट बनाना पड़ेगा। इसका मेन काम है कि आप एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करें ताकि आप सप्लाई चेन को एनहांस कर सकें, रेजिलियंस बना सकें, किस व्यू के साथ में कि स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल बैलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ आप रीजन में अटेन कर सके। सो दिस इज रिगार्डिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के बारे में जो सप्लाई चेन के पार्ट में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला है। ना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें देख सकते हैं, सपोर्टिंग द एनहांस यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, साथ ही साथ बायलेटरल फ्रेमवर्क को आपको बिल्डअप करना है। आसियान जापान की बात करिए, एक्शन प्लान इंडो जापान की बात करिए, यानी अलग अलग है ना। अभी तक सिर्फ एक कंट्री मान लीजिए उस पर बहुत सारे लोग डिपेंड कर रहे हैं। अब आप बायलेटरल डेवलप करिए, एक कंट्री दूसरे के साथ में इसकी, ये इसके साथ में, फिर आपने भी पता लगा इसके साथ में कर लिया, इसने इसके साथ में कर लिया। तो बायलेटरल फ्रेमवर्क्स आपको डेवलप करना है ताकि कॉम्पिटिटिवनेस लेके भी आ सके एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI को भी अट्रैक्ट कर सके। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, अपना ट्रेड भी आपको डाइवर्स करना है एंड जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी। Initially, SCRI will focus on sharing best practices on supply chain resilience and holding investment promotion events and buyer-seller matching events. अगर आप देखेंगे तो पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो भी आपके प्रैक्टिसेस है, सप्लाई चेन रेजिलेंस की बात करिए, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात करिए, बायर सेलर की बात करिए, तो यहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है स्टेक होल्डर्स को ताकि वो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी निकाल सके सप्लाई चेन के लिए। ये जो इनिशिएटिव है एक मूव है, किस लिए, ताकि चाइना के डोमिनेंस को जो सप्लाई रीजन आपको देखने को मिल रहा है इंडो पैसिफिक में उसको हम कम कर सके, ठीक है। बिकॉज आपको भी पता है अगर कल को इस तरीके का कुछ कंडीशन होता है तो हम चाइना पे रिलाई नहीं कर सकते, है ना। उस टाइम पे सप्लाई चेन कट हो जाएगी, तो हमें खुद का डेवलप करना बहुत जरूरी है। नाउ आदित्य L1 सपोर्ट सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी सर्विस सेंटर
को सेटअप किया गया है टू ब्रिंग ऑल डाटा ऑन बोर्ड इंडियाज फर्स्ट डिसाइडेड सोलर स्पेस मिशन टू सिंगल वेब बेस्ड इंटरफेस एनेबलिंग यूजर्स टू क्विकली लुक एट द डाटा एंड आइडेंटिफाई इंटरेस्टिंग साइंस केसेस। अब यहाँ पर आपका जितना भी पहला डेडिकेटेड सोलर स्पेस मिशन है जो सिंगल वेब बेस्ड इंटरफेस पे काम करेगा, यूजर्स को बहुत आसानी से किसी भी इंटरेस्टिंग साइंस केस के बारे में डेटा मिल जाएगा। नाउ ये जो सर्विस सेंटर है आदित्य L1 सपोर्ट सेल AL1SC, ये ज्वाइंट एफर्ट है इसरो का साथ ही साथ एरीज का यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस का। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है किसका? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो भारत सरकार के अंदर में आता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कौन सी पर्टिकुलर आपके इंस्टीट्यूट के अंदर में आ रहा है, कौन कैसी बॉडी है, ऑटोनॉमस है, क्या है, भारत सरकार के अंदर में आती है नहीं आती है। नाउ इट विल बी यूज्ड बाय गेस्ट ऑब्जर्वर्स इन एनालाइजिंग साइंस डाटा एंड प्रिपेयरिंग साइंस ऑब्जर्विंग प्रपोजल। ये किस लिए यूज किया जाएगा? गेस्ट ऑब्जर्वर के द्वारा, ताकि आप साइंस डाटा को एनालाइज कर सके एंड जो भी आपका प्रपोजल है उसको आप ऑब्जर्व कर सके। नाउ ये सेंटर क्या करेगा? एक कंड्यूट का काम करेगा। कंड्यूट मींस पता है ना, वोल्केनो में कंड्यूट देखिएगा क्या होता है, वोल्केनिक कंड्यूट के बारे में देखिएगा, व्हाट इज वोल्केनिक कंड्यूट। तो कंड्यूट क्या करेगा? वो यूजर्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करेगा। ठीक, साथ ही साथ पेलोड टीम की बात करिए आदित्य L1 की, सोलर एस्ट्रोनॉमी रिसर्च इनको भी हेल्प करने वाला है। इट इज स्लेटेड टू डेवलप साइंटिफिक टूल्स, ताकि आप गेस्ट ऑब्जर्वर को, रिसर्चर्स की बात कर सकते हैं, उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पर टूल्स आपके लाए जाएंगे। इसरो को असिस्ट किया जाएगा ताकि वो नए तरीके से सॉफ्टवेयर को, साइंटिफिक डाटा को हैंडल करने के लिए आपके डिजाइन एंड डेवलपमेंट कर सके। यहाँ पर आपको को अलाइन डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा ऑब्जर्वेटरी से अराउंड द वर्ल्ड, यानी होल अराउंड द वर्ल्ड आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेटरीज है वहाँ से भी डेटा मिल जाएगा। ये कैपेसिटी बिल्ड आपको करेगा ताकि आप पीरियोडिक बेसिस पर क्या कर सके, ट्रेनिंग कर सके, नेशनल यूजर कम्युनिटी को बिल्डअप कर सके एंड अपना प्रपोजल प्रिपरेशन कर सके। ये और क्या करेगा? साथ ही साथ ना सिर्फ इंडिया के अंदर बट जो आपकी विजिबिलिटी अराउंड द इंटरनेशनल लेवल उसको भी बढ़ाने वाला है। मिशन के बारे में देखते हैं। 400 kg का सैटेलाइट कैरिंग 1 पेलोड है। विजिबल एमिशन लाइन आपको कोरोनाग्राफ देखने को मिल जाता है एंड प्लान किया गया है ताकि आप इसको लॉन्च कर सके 800 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में? आदित्य L1 मिशन के बारे में। नाउ नेक्स्ट आते हैं, ये जो सैटेलाइट है इसको कहाँ प्लेस किया जाएगा? लैरेंजियन पॉइंट 1 जो आपके सन अर्थ सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर सन को व्यू करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पार्ट देखने को मिलता है। बहुत एडवांटेजेस है इस पॉइंट पे अगर आप व्यू करते हैं तो। यहाँ पर मेनली आपका काम क्या है? रिमेंबर दैट सन की कोरोना को रीड करना। ठीक, मेन काम क्या करने वाला है? जो भी आपके सन कोरोना, चाहे आप सॉफ्ट बात करिए, एक्सरे की बात करिए, एमिशन लाइन्स की बात करिए, विजिबल एंड IR की बात करिए, क्रोमोस्फेयर जो UV, फोटोस्फेयर, इन सारी चीज़ों को रीड करते हुए मेन आपका काम क्या है कि आप सन की कोरोना को रीड करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पाइथन 5 की बात करते हैं। DRDO कंडक्ट्स मेडन ट्रायल ऑफ पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। सो आपकी एयर टू एयर मिसाइल ध्यान रखिएगा, दैट इज पाइथन 5, उसका मेडन ट्रायल आपके DRDO ने कंडक्ट किया है। ये फैमिली जो आपकी एयर टू एयर मिसाइल से उसमें उसको बिलोंग करती है। इजरायली वेपन्स मैन्युफैक्चरर ने राफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको बिल्डअप किया गया है। ये एनिमी एयरक्राफ्ट को बहुत ही शॉर्ट रेंज के साथ में आर नियर जो आपका जितना विजुअल रेंज है, जितना आप देख पा रहे हो उसके थोड़ा सा बियॉन्ड तक ये क्या कर सकती है? टारगेट कर सकती है। तो दैट इज पाइथन 5। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 2 डाई ऑफ शॉक आफ्टर क्वाक इन हिट्स आसाम। सबने सुना होगा 6.4। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर 2 मैग्नीट्यूड तक का रहता है तो दैट इज हल्का सा ट्रेमर आपको लगेगा। 5 तक होगा तो बिल्डिंग हिलने लगती है ना, थोड़ा बहुत बिल्डिंग होगा। 6 के ऊपर होता है तो नुकसान होता है। 7 के ऊपर दैट इज डेवास्टेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा उसका बेसिक अगर आप देखेंगे तो इंटेंसिटी होती है। एंड यहाँ पर 6.4 था तो यानी डिस्ट्रक्शन अच्छा खासा हुआ है ना। अर्थक्वेक विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 6.4 ये आसाम को हिट किया है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बिहार, वेस्ट बंगाल, भूटान एंड बांग्लादेश में फील किया गया। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की बात करें तो इन्होंने कहा जो आपका एपी सेंटर है वो लगभग 10 किलोमीटर की डेप्थ में देखुआजुली, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में फील किया गया है। एंड यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कोपिली फॉल्ट, ठीक है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट की बात करते हैं। फॉल्ट यानी अगर आप प्लेट्स की बात करें, 2 प्लेट के बीच में या अर्थ में कहीं पर अगर आपको क्रैक मिल रहा है, ठीक, अर्थ की सरफेस के नीचे क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर कहीं पर अगर आपको क्रैक मिल रहा है दैट इज फॉल्ट। तो ये कोपिली फॉल्ट के पास में हुआ है। ये एरिया सिस्मिक रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, वेरी एक्टिव फॉलिंग इन द हाईएस्ट सिस्मिक हैजार्ड जोन 5। तो ये आपके हैजार्ड जोन 5 में फॉल करता है, यानी यहाँ पर अर्थक्वेक के चांसेस कुछ ज़्यादा ही हैं। इंडियन प्लेट यहाँ पर यूरेशियन प्लेट के नीचे आ जाती है। इंडियन प्लेट नीचे से आती है एंड ये
ड्यूरेशन प्लेट के नीचे होती है, यहीं पर आके मिलती है, इसलिए जोन आपका सिस्मिकली एक्टिव है। सब इसके पहले जो मेजर क्वैक आपको देखने को मिला था वो 6 का था, जुलाई 29, 1960 में। सो दिस इज रिगार्डिंग इसके बारे में, आसाम में अर्थक्वेक के बारे में। सो दिस इज रिगार्डिंग द होल न्यूज़ आर्टिकल जो आपके हो चुके हैं। नाउ अगर आपको अच्छा लग रहा है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज एक्सेल लर्निंग #प्रिया तिवारी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।